वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और स्वागत है आप सभी का 50 गोल्डन रूल्स की इस ऑसम सी सीरीज में। बेटा बहुत सारे रूल्स हमने करे हैं, बहुत सारे रूल्स आपने समझे भी होंगे, उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बट उसके पहले हम कुछ रूल के पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मिला के बहुत सारा सेक्शन कवर होता है आपके एग्जाम में। तो अगर इस सेक्शन में से कुछ भी छूट गया और एग्जाम में वो बार बार रिपीट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करी हैं और आपने उनको बढ़िया से समझा भी होगा, उम्मीद मैं यही करता हूं। पर ये चीज चेक करने के लिए आज के क्वेश्चंस को आंसर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस जो आज मैं आपको दूंगा वो आपको आंसर्स करते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी बातें हैं जो अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और साथ ही साथ वर्ब्स की हमें जाननी है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो 50 गोल्डन रूल्स में आज का जो पार्ट है उसमें हमें करना है भैया, जो कल हमने चीजें करी थी उसी के आगे का पार्ट। अब कल हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान हो बेटा, हमने कल डिस्कस किया था ऐसे चीजें जो स्टार्टिंग करने के कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टार्टिंग करने का मतलब क्या है? अरे भैया जब सेंटेंस को बनाओगे तो लिखने के लिए शुरुआत तो करोगे ना, वो शुरुआत करने के लिए कौन सी चीजें हो सकती हैं। उसमें अगर आपको याद कराऊं, मैं रिकॉल कराऊं, तो हमने पढ़ा था वन ऑफ के बारे में, हमने पढ़ा था सम ऑफ के बारे में, हमने पढ़ा था ईच ऑफ के बारे में, हमने पढ़ा था फ्यू ऑफ के बारे में। अगर मैं यहां पे लिखूं इसको तो हमने वन ऑफ पढ़ लिया था, हमने सम ऑफ पढ़ लिया था, हमने ईच ऑफ पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था उसके बाद में फ्यू ऑफ, उसके बाद में मैंने आपको बताया था एनी ऑफ, फिर मैंने आपको बताया था एनी ऑफ, फिर मैंने आपको बताया था आइदर ऑफ, फिर हमने बात करी थी नन ऑफ की, और फिर हमने बात करी थी नाइदर ऑफ की, फिर हमने बात करी थी नाइदर ऑफ की। इतनी सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। मैंने आपको कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बच रही हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, उन पे हम बात कल करेंगे, जो कल आज है। सो लेट्स स्टार्ट इसके आगे का पोर्शन। उसके बाद में मैं बताऊंगा वर्ब का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अगर आपको नहीं आता है तो भैया एग्जाम में दिक्कत आना कंफर्म है। ठीक है, तो उस चीज को बात करने से पहले चलो जरा इनको निपटा देते हैं बेटा। तो इतनी सारी चीजें हमने करी थी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे अच्छे से। अगर कुछ कंफ्यूजन डाउट्स हैं या तो कमेंट करिए या फिर वापस जाके आप वही वाला लेक्चर बेटा देख लीजिए। इसके आगे चलते हैं। देखो भैया इसके आगे जो शुरुआत है वो सबसे पहले आएगी ईच की, सबसे पहले आएगी ईच की, फिर आएगी एवरी की, फिर आएगी एवरी की शुरुआत। उसके बाद में यहां पे आएगा अ फ्यू ऑफ, उसके बाद शुरुआत आएगी अ फ्यू ऑफ की, उसके बाद शुरुआत आएगी मैनी की, उसके बाद शुरुआत आएगी मैनी आ की। ये कुछ शुरुआत हैं जिनको आपको पढ़ना है। देखो बेटा ध्यान से समझो, हमने कल क्या देखा था, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं इनके लिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भैया अगर हमको शुरुआत करने की बारी आ जाएगी तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके साथ में नाउन यूज हो सकता है, किस तरीके से इनके साथ में नाउन या सब्जेक्ट यूज हो सकता है, किस तरीके से इनके साथ में वर्ब यूज हो सकता है, और इनके साथ में प्रोनाउन कैसे यूज हो सकता है। ये चीजें हमें जाननी होती हैं। तो चलिए उसी चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले यहां बात करते हैं ईच के बाद में नाउन कैसा यूज होगा। ईच के बाद में नाउन, या जिसको सब्जेक्ट भी आप कह सकते हो, तो सब्जेक्ट को कुछ अलग सा मत मानिएगा, वही सेम बात होगी, सब्जेक्ट लगा लो चाहे नाउन लगा लो। फिलहाल यहां पे हम नाउन या सब्जेक्ट कुछ भी बोल देंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद में भैया यहां पे वर्ब कैसी लगेगी, सबसे बड़ा बवाल तो वर्ब का ही होता है, वर्ब कैसी लगेगी। और उसके बाद में छोटा भाई प्रोनाउन जो बचता था वो कैसा लगेगा। कैसा लगेगा से मेरा मतलब क्या है, मतलब सिंगुलर वाला लगेगा कि प्लूरल वाला लगेगा, भैया सिर्फ इतनी बात बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां पे ईच के साथ में देखो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझो कि ईच और एवरी में क्या अंतर होता है। ईच और एवरी अगर हम बात करें तो अंतर क्या है इसमें, देखो बेटा अंतर क्या है। अगर हम यहां से बात करना शुरू करेंगे तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर आपको होती चलेंगी, है ना। अब यहां पे अंतर क्या है उस चीज से अगर हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम ईच और एवरी का अंतर देखें, देखो जैसे मान लो एक है शादी, ठीक है, एक जगह पे शादी है और एक जगह पे भंडारा है, एक जगह पे शादी है और एक जगह पे भंडारा है, दो जगह हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसको, एक जगह पे शादी एक जगह पे भंडारा है। अब जहां पे शादी होगी हर एक मेहमान को पूछ पूछ के खाना खिलाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो खिलाना पड़ेगा, बिल्कुल खिलाना पड़ेगा। तो जब हम किसी भी चीज में
एक एक को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक एक को प्रिसाइजली पूछते हैं या एक एक के लिए कंसर्न रहते हैं, तब हम करते हैं बेटा ईच को, तब हम लिखते हैं ईच को। लेकिन अगर भंडारा है, अब क्या होता है, ओपन इनविटेशन है, हाँ हाँ भाई साहब सब पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा, हाँ हाँ बहन जी पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो भंडारे में क्या होता है, बोला तो सबको है लेकिन हर एक को इंडिविजुअली पूछते नहीं है, इसीलिए भंडारे में बेटा हम एवरी लगाते हैं। बात समझ रहे हो, इसमें भी कहा सबको है लेकिन यहाँ पे एवरी है, मतलब हर एक आदमी आया है कि नहीं, हर एक आदमी ने खाना खा लिया है कि नहीं, यहां पे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाया जाता है। लेकिन ईच वाले में हर एक आदमी के लिए कंसर्न दिखाया जाता है। तो जिनको भी डाउट है ईच और एवरी में, बेटा इनके बीच में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। शादी मतलब एकदम स्पेसिफिकली हर आदमी को ध्यान से देखा जाएगा। भंडारे में बोल सबको दिया है, अगर कोई छूट भी गया है तो भी चलेगा, हमें इतना ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें भैया कि इसके आगे की कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी है, तो देखो जरा ध्यान से। अब यहां पे ईच और एवरी का मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब सिर्फ मतलब जानने से काम थोड़ी होगा हमारा। अब हमें जानना पड़ेगा इसके बाद में नाउन कैसा लगाएं, वर्ब कैसा लगाएं और भैया प्रोनाउन कैसा लगाएं। तो चलो इसको भी जान लेते हैं। ईच के बाद में जो नाउन लगेगा बेटा वो हमेशा सिंगुलर लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों है उसकी बात जरा ध्यान से समझिए। अगर मैंने कहा ईच पर्सन यानी कि हर एक आदमी, होंगे टोटल बहुत सारे लोग, लेकिन ईच का मतलब क्या होता है, हर एक। तो हर एक जब आप बोलोगे तो एक एक आदमी का नाम लोगे, इसका मतलब है ईच क्या दिखा रहा है, एक एक को पॉइंट करके दिखा रहा है। और जब ईच एक एक को पॉइंट करके दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया आपको क्या करना है, एक एक चीज को पॉइंट करना है, ना कि बहुत सारी चीजों को एक साथ पॉइंट करना है। बात समझ आ रही है आपको। तो इसी चक्कर में बेटा हम क्या करते हैं, इसी चक्कर में हम ईच के साथ में सिंगुलर नाउन को रखते हैं। फिर आई बात वर्ब की। अब जब भैया सिंगुलर चीज की बात हुई है, एक चीज की बात हुई है, तो वर्ब कैसी लगाओगे, अरे ऑब्वियसली वर्ब हम एक ही चीज के लिए लगाएंगे। जैसे मान लो मैं बोलूं कि पेन, या मान लो मैं अपने लिए बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखता हूं या मैं लिखते हैं। ऑब्वियसली मैं लिखता हूं बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए तो एक ही वर्ब लगाऊंगा। इसीलिए जब ईच सिंगुलर नाउन को ले रही है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा भैया, तो वर्ब भी इसीलिए सिंगुलर ही होता है। अब ये हैं बड़े भैया, तो जैसा काम बड़े भैया करेंगे छोटा भी तो वैसा ही देखेगा। अब बड़े भैया ने सिंगुलर लिया है तो छोटा भाई भी क्या कहेगा, नहीं भैया मैं भी सिंगुलर लूंगा, जो भैया ले रहे हैं वही मैं लूंगा। तो वर्ब और प्रोनाउन का एक रिलेशन होता है, जो चीज वर्ब लेता है वही सेम चीज प्रोनाउन भी लेता है, ठीक है बेटा। इसका सेंटेंस बना के आपको दिखाता हूं, फिर आपको मजा आएगी। देखो जरा ध्यान से देखो। अब यहां पे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस बन जाएगा ईच बॉय, सेंटेंस बन जाएगा ईच बॉय, फिर उसके बाद में वर्ब लगाएंगे ईच बॉय हैज टू डू, ईच बॉय हैज टू डू, फिर आगे हम सिंगुलर लगाएंगे हिज वर्क, ईच बॉय हैज टू डू हिज वर्क। अब यहां पे देखो बॉय क्या हो गया बेटा, बॉय हो गया सिंगुलर, ठीक है। हैज क्या हो गया, हैज हो गया सिंगुलर वर्ब, हिज क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर प्रोनाउन। तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। इसमें ईच बॉयज लिखोगे गलत हो जाएगा, हैज की जगह हैव लिखोगे गलत हो जाएगा, हिज की जगह देयर लिखोगे तब भी गलत हो जाएगा, और अगर कहीं हर लिख दिया अब तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये चल जाएगा, ठीक है बात। चलिए आगे नेक्स्ट वाले में देखते हैं। ईच के बाद में लेट्स मूव टू एवरी। देखो एवरी को कैसे यूज किया जाता है और किस तरीके से हम इसको आसान बना के समझ सकते हैं। देखो ईच समझ आ गया, अब बात आती है एवरी की। अब देखिए बेटा एवरी को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझो। एवरी को अगर हमें यूज करना है बेटा तो एवरी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एवरी के लिए अगर हम बात कर लें एवरीवन, अगर मैंने कहा कि भैया हर एक को आना है या सबको आना है, अब एवरी का मतलब भी ईच वाला ही था, एक एक की बात करेंगे, लेकिन ईच जब हमने लिखा था तो हर एक पे फोकस था, और एवरी लिखा तो एक एक को बोल दिया, लेकिन फोकस हर एक पे नहीं था।
इतनी सी बात थी। तो ईच और एवरी सेम चीजें बताते हैं, बस फोकस का डिफरेंस होता है। ईच थोड़ा ज्यादा फोकस करता है और एवरी बहुत कम फोकस करता है, बस इतनी सी बात है। तो भैया जब सेम कॉन्टेक्स्ट में है, जब सेम चीज की बात करी जा रही है, फोकस थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना? बात समझ आ रही है? तो जब फोकस थोड़ा कम ज्यादा पे ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, तो हम क्यों अलग अलग चीजें रखें? डेफिनेटली उसको हम क्या मानेंगे? सेम ही मानेंगे। इसीलिए बेटा इसमें भी सिंगुलर ही नाउन लगता है, सिंगुलर ही वर्ब लगती है, और अगर वर्ब सिंगुलर लग गई तो प्रोनाउनवा का लगेगा, प्रोनाउनवा भी का लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। बात समझ गए? तो बच्चा जब यहां पे एवरी हो या ईच हो, सब कुछ सिंगुलर हो जाता है, ठीक है? ये एकदम सिंगुलर रहते हैं, एकदम सिंगल रहते हैं, बिल्कुल भी कमिटेड नहीं होके प्लूरल नहीं होते हैं। तो अब चलो एवरी का एक सेंटेंस बना के चेक करा जाए कि कैसे ये सेंटेंस में फिट होता है बेटा। तो अगर इसका हम एक सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ध्यान से, सेंटेंस बन सकता है एवरी बॉय हैज टू डू हिज वर्क। ये बातें यहां पे फिट हो गई। तो देखो बॉय बेटा क्या है? सिंगुलर है। हैज क्या है? सिंगुलर है। हिज क्या है? सिंगुलर है। ये सारी चीजें सिंगुलर ही चलेंगी, तभी ये सही होगा। ईच बॉय हैज टू डू हिज वर्क, वो भी ठीक था। एवरी बॉय हैज टू डू हिज वर्क, ये भी ऐसे ही बनेगा। इनमें से आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि फिर वो चीज गलत होने लगेगी, ठीक है? तो दोनों चीजें, दोनों वर्ड्स, चाहे ईच हो चाहे एवरी हो, उसके साथ में हमेशा सब कुछ सिंगुलर चाहिए। हमने एक पढ़ा था ईच ऑफ, जब ईच ऑफ आ जाएगा तब आपको मालूम है कि क्या करना है। ईच ऑफ के आते ही बाद वाला ये जो नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल हो जाता है। लेकिन देखो ईच और एवरी में कहीं पे भी ऑफ नहीं लगा है, और जब ऑफ नहीं लगा है तो जबरदस्ती काहे इसमें वो चीजें करोगे? तो ईच और एवरी को सब कुछ सिंगुलर रखेंगे, इनको भी सुकून से जीने देंगे और हम खुद भी सुकून से जिएंगे, ठीक है? चलिए अ फ्यू ऑफ की बात करी जाए। अ फ्यू ऑफ क्या कह रहे हैं? देखो जरा ध्यान से बेटा, अ फ्यू ऑफ कह रहा है कि भैया हमको भी बना के देखो, हम भी बढ़िया दिखते हैं, हम भी बढ़िया लगते हैं, हमको भी बनाइए, हमें काहे पीछे रखा गया है? तो हमने कहा चलो भैया ईच ऑफ कोई बना, अ फ्यू ऑफ कोई बना लेते हैं। अब अ फ्यू ऑफ को हम जब बनाने आए तो यहाँ पे पता चला कि ये फ्यू ऑफ के ही थोड़े से बड़े भैया हैं। हमने बेटा एडजेक्टिव से पढ़ा था फ्यू ऑफ और अ फ्यू ऑफ में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो ये एक पतीला है, ठीक है? इस पतीले में अगर मान लो हमने इस पतीले में 1000 पानी की बॉटल्स आ सकती हैं, वाटर बॉटल्स आ सकती हैं, ठीक? अब अगर यहाँ पे मैंने 5 वाटर बॉटल्स रख दी तो ये क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 300 वाटर बॉटल्स रख दी, अब ये क्या हो जाएगा? अ फ्यू हो जाएगा। तो फ्यू से थोड़ा ज्यादा जो होता है उसको ही तो अ फ्यू बोलते हैं। मतलब बात यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की ही हो रही है। अगर आपने कल वाली क्लास देखा है तो सिलेक्शन क्या है वो आपको मालूम होगा। परसों भी मैंने वही चीज पे बात करी थी थोड़ा सा, है ना? तो अ फ्यू ऑफ अब यहाँ पे कौन से तरह का नाउन लेगा? ध्यान से देखो, ऑफ लग गया है तो बाद वाली चीज क्या होनी चाहिए बेटा? काउंटेबल होगी तो प्लूरल हो जाएगी। तो अ फ्यू ऑफ के बाद में नाउन कैसा चाहिए बेटा? प्लूरल चाहिए। क्योंकि देखो क्यों ऐसा हो रहा है, देखो जो बच्चे अभी नए हैं समझो, जो ऑफ था इसको हमने क्या माना था बेटा? अपॉन माना था, ठीक? अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ लिखा है 3, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफ के बाद जो आता है वो ये आता है डिनोमिनेटर। तो ये तो हमेशा प्लूरल रहेगा। अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, मतलब ये तो खत्म ही हो गया। अरे अगर मैं 3/1 लिखता हूं तो इसका मतलब तो 3 ही हो गया ना बेटा। इसलिए जो बाद में है, मतलब ऑफ के जो बाद में है यानी डिनोमिनेटर, इसको तो हमेशा प्लूरल ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इसीलिए ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है ये प्लूरल लिखा जाता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट भैया कह रहा है कि अ फ्यू ऑफ तो हो गया, अब वर्ब कैसी लगाओगे? तो बेटा फ्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बोला कि 20 बच्चे यहां बैठे हैं, मैंने बोला फ्यू ऑफ यू कैन गो आउट, मतलब क्या होगा?
कुछ बच्चे उसमें से जा सकते हैं। अगर 20 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला फ्यू ऑफ यू कैन गो आउट, तो 2-3 बच्चे चले जाएंगे। देखो एक अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि एक के लिए तो 1 यूज करेंगे। फ्यू ऑफ का मतलब है 2-3 बच्चे चले जाएं। लेकिन अगर मैंने अ फ्यू ऑफ बोल दिया, इसका मतलब क्या है, 20 में से 8-10 बच्चे भी जा सकते हैं। तो फ्यू ऑफ और अ फ्यू ऑफ में थोड़ा ज्यादा का और कम का अंतर होता है, लेकिन ये दोनों एक से ज्यादा की बात करते हैं। तो इसीलिए अ फ्यू जो है, ऑफ से पहले जो अ फ्यू लगा है, ये भी क्या बता रहा है, प्लूरल चीज को बता रहा है। और जब ये प्लूरल चीज को बताएगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी भैया, समझ रहे हो, प्लूरल लगेगी वर्ब। और जैसे ही वर्ब प्लूरल हुई, ये छोटा भाई भी क्या बोलने लगा, हम भी प्लूरल लेंगे वरना जान दे देंगे कूद के। तो इसने बोला चलो भैया तुम भी प्लूरल ले लो। तो अ फ्यू ऑफ का सेंटेंस अब बना के देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, अ फ्यू ऑफ का सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने की तरफ चलते हैं। देखिए अगर मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करूं तो ये हो जाएगा, a few of the boys have to do their work। इस तरीके से ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है बेटा, a few of the boys हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो गया, have हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल, ठीक है, their हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल। so a few of the boys have to do their work। have क्या है, प्लूरल वर्ब है, और their क्या है भैया, प्लूरल प्रोनाउन है। तो जब ये बड़े भैया have ले रहे हैं, प्लूरल ले रहे हैं, तो छोटा भाई तो मानेगा नहीं वरना जान दे देगा। तो इसलिए इनको भी प्लूरल रख के हम इसको सही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बात करी जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मैनी। अब देखो बेटा, मैनी जब मैं लिखूंगा, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैनी पेंसिल विल बी नीडेड, तो आप कहोगे मैनी पेंसिल विल बी नीडेड, या मैनी पर्सन आर कमिंग, मैनी पर्सन आर कमिंग टूवर्ड्स अस। आपको लगा मैनी पर्सन, सर मैनी पीपल होना चाहिए, क्योंकि मैनी का मतलब तो बहुत सारा हो गया। अब जब बहुत सारा है तो डेफिनेटली हम बहुत सारे की तरफ ही बात करेंगे। तो बेटा मैनी जो होता है ये हमेशा क्या बताता है, ये हमेशा प्लूरल चीजों को बताता है। मैनी का मतलब हमेशा एक से ज्यादा होता है। तो इसीलिए जब हम मैनी लिखेंगे तो इसके साथ में क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। ठीक है, मैनी के साथ में क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। मतलब मैनी कितने की बात कर रहा है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। अब जैसे ही मैनी ने प्लूरल की बात करी है, एक से ज्यादा की बात करी, तुरंत जो वर्ब था वो भी क्या बोलने लगा कि जब भैया तुम लोग एक की बात कर ही नहीं रहे हो तो मैं क्यों एक के लिए लगूं, मैं भी प्लूरल आऊंगा। तो वर्ब भी कैसा आने लगा, प्लूरल आने लगा। जैसे ही वर्ब प्लूरल आया, ये छोटे भाई ने कहा भैया हम जान दे देंगे, अगर हमको सेम नहीं मिला तुरंत जान दे देंगे। उसने कहा अरे अरे जान मत दो मेरे भाई, तुम भी प्लूरल ले लो। तो ये भी क्या हो गया बेटा, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे सेंटेंस अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से समझिए इसको। यहां पे सेंटेंस बन जाएगा मैनी, सेंटेंस बनेगा मैनी बॉयज have to do, many boys have to do their work, many boys have to do their work लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बॉयज हो गया प्लूरल बेटा, ये हो गया प्लूरल, हैव हो गया प्लूरल, और देयर क्या हो गया, ये भी हो गया प्लूरल। क्योंकि जैसे ही बड़े भैया प्लूरल हुए, छोटा भाई बोलने लगा कि हमको नहीं मिलेगा, हम तुरंत जान दे देंगे भैया, जा रहे हैं हम छत से कूदने। सब बोला नहीं 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 नहीं, जान मत दो, प्लूरल ले लो। तो इस तरीके से मैनी के साथ में सब कुछ प्लूरल के तरह फिट हो गया बेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मैनी आ। अब ये कौन से बला की देन है कि भैया मैनी के साथ में आ लगा दिया। यार जब तक मैनी था तब तक तो ठीक था कि चलो मैनी है, प्लूरल है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये मैनी के साथ में आ लग के इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो अब इसमें अगर आ लगा है मतलब स्ट्रक्चर में भी कुछ पंगा होगा। तो चलो स्ट्रक्चर का क्या पंगा है इसको समझते हैं। इसके पहले कि हमको चीजें समझने में देर हो, हम चीजों को ही समझ लेते हैं कि भैया तुम किस तरीके से समझे जाओगे, ताकि आगे चल के हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैनी के साथ में आ जब लगेगा तब ये कौन सा तरह का पंगा हमारे सामने ला सकता है। तो चलो देखते हैं मैनी आ के साथ में क्या है। देखो जब बेटा मैनी लगेगा तब सब कुछ प्लूरल रहेगा, लेकिन जैसे ही ये आ लगा, जैसे ही ये हमारे सामने आ लिख के आया, हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, आ यूज करते ही सब कुछ क्या हो जाता है,
अ यूज करने के बाद चीज को सिंगुलर रखना पड़ता है। अब जैसे ही मैनी के साथ में आ लगेगा, आप इसके बाद में यूज होने वाली हर चीज को सिंगुलर कर दोगे। तो देखो जैसे मैनी था, सब कुछ प्लूरल था, वैसे ही अगर मैनी आ लग गया तो अब सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, सब कुछ अब आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? सब कुछ आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, बुझा रहा है? तो सब कुछ आपको क्या रखना पड़ेगा? सिंगुलर रखना पड़ेगा, वरना चीजें दिक्कत कर जाएंगी। तो मैनी आ के बाद में सब कुछ सिंगुलर, मैनी के बाद में सब कुछ प्लूरल। ठीक है, अब अगर हम मैनी आ का सेंटेंस बना के देखें तो ये कैसे बनेगा, चलो इसको बना के चेक कर लेते हैं जरा सा। अगर हम मैनी आ का सेंटेंस बनाए बेटा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से। मैनी आ का सेंटेंस अगर हम बना के चेक करें, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। मैनी आ का सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, जैसे लिखा है मैनी आ, तो मैनी आ, अब यहां पे बॉयज नहीं लिख सकता मैं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैनी आ बॉय has to do, many a boy has to do, फिर यहाँ पे सिंगुलर his work लिखना पड़ेगा। many a boy has to do his work लिखना पड़ेगा। तो बेटा many जब लगाया था तो मैंने क्या लिखा था? many boys have to do, फिर क्या लिखा था? देयर वर्क लिखा था। लेकिन जैसे ही जब मैंने मैनी लिखा था तो बॉयज लिखा था, प्लूरल चाहिए था, हैव लिखा था, प्लूरल चाहिए था, देयर लिखा था, प्लूरल चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने मैनी के साथ में आ लगाया, मुझे अब मैनी आ के बाद में सब कुछ सिंगुलर चाहिए, इसीलिए मैनी अब बॉय लिखा है, हैज जो सिंगुलर वर्ब होती है वो लिखा है, हिज जो सिंगुलर होता है वो लिखा है। क्लियर हो रही बात? तो देखो मैनी चल रहा था तो सब कुछ प्लूरल चल रहा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसके साथ में आ लग गया भैया, सारा बंटाधार हो गया, सब सिंगुलर हो गए, सबका ब्रेकअप हो गया, सब एक लाइन से सिंगल हो गए। ठीक है, तो मैनी आते ही सबके पास में अपने अपने पार्टनर्स हैं, लेकिन मैनी आ जैसे ही आएगा बेटा तुरंत सब कुछ क्या हो जाएगा? तुरंत सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा, और सारी चीजें सिंगुलर के साथ ही सिर्फ लिखी जा सकती हैं, वरना वो चीजें सेंटेंस को गलत कर देंगी। ठीक है, इसीलिए हम एक चीज याद रखेंगे कि जब मैनी आया है तो सब कुछ हम क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे, लेकिन मैनी आ के आते ही सब कुछ सिंगुलर रखना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, जैसे आप भी ऐसा प्यारा सा दिमाग अपना जरूर चला रहे होंगे कि भैया अगर मैनी आया है और कुछ प्लूरल लिखा है तो हम उसकी जगह पे मैनी आ अगर लिखा है तो हम इसमें से आ काट देंगे, मैनी हो जाएगा और सब कुछ प्लूरल कर देंगे, है ना? ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते हम। क्या चीज ध्यान रखनी है उसको जरा अब समझो। आपको ईच लिखा है तो आपको ईच के हिसाब से चलना है, ईच ऑफ नहीं लगाना है। एवरी लिखा है तो आप ईच की चीज को नहीं समझ सकते। अ फ्यू ऑफ लिखा है तो आपको अ फ्यू ऑफ ही समझना है। मैनी लिखा है तो मैनी वाला ही स्ट्रक्चर चाहिए, मैनी के साथ में आ नहीं लगा सकते। और अगर मैनी आ लिखा है भैया तो आप इसके साथ में मैनी आ में से आ को काट नहीं सकते, वरना सेंटेंस गलत होगा और एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा। तो आप इसमें से काट कुछ नहीं सकते हैं, वरना अल्टीमेटली आपका ही कट जाएगा और आपको लगेगा भाई मैंने तो सही किया था लेकिन नंबर क्यों नहीं आए। तो बेटा इस वजह से नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है इसमें से किसी भी चीज को रिमूव कर देना। जो भी चीजें जैसी लिखी हुई हैं एग्जैक्टली वैसे ही फिट करनी है आपको, तभी आपको नंबर मिल सकते हैं, वरना चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टिंग्स थी, और भी 2-4 स्टार्टिंग्स जो बची होंगी आई वांट कि आप उनको ट्राई करो, मुझे कमेंट से बताओ कि सर ये वाले स्ट्रक्चर से भी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। बेटा ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है, मतलब एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं, तो आपको यह जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और कौन से स्ट्रक्चर्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है जो मे भी यहां पे मिस हो गए हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगली क्लास में डेफिनेटली हम कर लेंगे। चलिए इनको हटाते हैं, अब बात करते हैं वर्ब्स के और कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें करना है आज जरूरी। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पे ये चीज आई गेस की पूरी क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट एक आध रूल्स की। देखो वर्ब के जो रूल्स हैं वो दूसरे 2 रूल्स आज हमें पढ़ने हैं जो वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि भैया सच में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो चलो आपकी परीक्षा के हिसाब से 2 रूल्स को जो हमको देखने हैं वो देखते हैं फटाफट।
चलिए सो लेट्स गेट टू पहला वाला पॉइंट। ये रूल नंबर जो फर्स्ट है वो वाले को देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की बात अगर हम करें तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है बेटा कि जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई लाइक टू होम, ये पहला है। दूसरा है आई लाइक टू गो होम। ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सही कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? सर आई लाइक टू लिखा है, टू के बाद में तो हमें वर्ब चाहिए होता है, यहाँ पे होम लिखा है तो ये गलत है। यहाँ पे आई लाइक टू गो होम लिखा है, टू के बाद में वर्ब लगी है, तो सर इसलिए ये वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। क्यों बोला आपने? क्योंकि टू के बाद में वर्ब चाहिए होती है। मैंने बोला चलो ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई मेरे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं आई लाइक टू गोइंग होम, तो आप बोलोगे नहीं सर, आई लाइक टू गोइंग होम नहीं, आई लाइक टू गो होम ही सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि भैया टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये ग्रामर की भाषा में हमने ऑलरेडी समझा हुआ था वर्ब्स में। ये बात आपको मालूम होगी कि भैया टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अगर हमने टू के बाद में आईएनजी लगाया तो ये गलत माना जाएगा और सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। इतनी बात मालूम है आपको? तो देखिए ये वाली जो बेसिक चीज है ये आपको पता है। अब समझते हैं कि हमें कौन सी नई चीज जाननी है। अब बेटा देखो, हम ऐसा समझेंगे कुछ जिसमें टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, आपको टू के बाद में आईएनजी ही लगानी होगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज है, समझते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं। पहला फ्रेज है विद अ व्यू टू, ये है पहला फ्रेज। दूसरा फ्रेज है एडिक्टेड टू, ये है दूसरा फ्रेज। तीसरा फ्रेज है अकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, अकस्टम्ड टू। अभी मैं सबके मीनिंग्स बताऊंगा, फिलहाल अभी आप बस समझते चलिए कि ये कौन से फ्रेजेस हैं, ठीक है। अकस्टम्ड टू। दूसरा है लुक फॉरवर्ड टू, फिर नेक्स्ट फ्रेज है बेटा लुकिंग फॉरवर्ड टू, नेक्स्ट फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगला फ्रेज है, उसके अलावा का फ्रेज है, देखो पहला हो गया विद अ व्यू टू, फिर हो गया एडिक्टेड टू, फिर हो गया अकस्टम्ड टू, फिर हो गया लुक फॉरवर्ड टू, फिर हो गया लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर हो गया बेटा टेक टू, TAKE, टेक टू, है ना। ये इतने सारे फ्रेज हैं। with a view take to, with a view to, look forward to, looking forward to, accustomed to, addicted to, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस हैं। हैबिचुएटेड टू भी एक फ्रेज है। इसके अलावा एक फ्रेज है हैबिचुएटेड टू। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और फिर उसके बेसिस पे देखेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे, इतना भी छोटा नहीं है, ऑलरेडी हमने अभी पढ़ लिया इसको। तो नेक्स्ट फ्रेज है बेटा, नेक्स्ट फ्रेज है हैबिचुएटेड टू। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट फ्रेज है हैबिचुएटेड टू, नेक्स्ट फ्रेज इज हैबिचुएटेड टू। यहां पे मैंने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। फ्रेजेस आपको मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे इसमें भी, ठीक है। हैबिचुएटेड टू लिखा हुआ है, ठीक है, HABITUATED, हैबिचुएटेड टू। इन सब के मतलब जानते हैं, उसके बाद जानेंगे क्या है। बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज मालूम है। अच्छा, इसके अलावा एक और है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बट फिर भी आप देख लो यहाँ पे कि ये कौन सा है। बेटा देखो, एक और फ्रेज है, इसमें हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि एक फ्रेज जो बच गया है वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है, बट स्टिल आप देख लो कि वो फ्रेज है कौन सा। वो फ्रेज है B+ used to, B+ used to,
बी प्लस यूज टू। अब ये बी प्लस यूज टू क्या है, इन सब के साथ ही समझते हैं, ध्यान से समझिए। इन सब के मीनिंग्स अब मैं लिखने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। जो नहीं समझ में आएगा वो आप बताइएगा कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो फिर हम उस पर अलग से बात थोड़ी सी करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं और उसके बेसिस पे फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से समझो, इनके मीनिंग्स पे अगर हम बात करें ना तो ये कुछ ऐसे निकल के आएंगे बेटा। देखिए सबसे पहला विद अ व्यू टू, इसका मतलब क्या होता है? विद अ व्यू टू का मतलब होता है किसी नजरिए से, किसी नजरिए से, ठीक है। जो नजरिया होता है ना उसको बोलते हैं विद अ व्यू टू, ठीक है। फिर एडिक्टेड टू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से एडिक्टेड हो जाना, मतलब किसी चीज की लत लग जाना, है ना, मतलब किसी चीज की लत लगना। लत लगना ये वाली लत नहीं है जो आपको किसी ने लात मार दी जोर से तो लत लग गई, ये वाली लत नहीं है। ये लत लग जाना मतलब किसी भी चीज का नेगेटिव वाला नशा हो जाना, उसको एडिक्टेड टू बोलते हैं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है बेटा। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना, अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदी होना। आदी होना और लत लगना में अंतर होता है। आदी होना एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड है, ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है, ठीक है बेटा। जैसे मान लो मैं बुक्स पढ़ने का आदी हो जाऊं तो ये पॉजिटिव चीज है, मैं सिगरेट पीने का आदी हो जाऊं अब ये नेगेटिव चीज है। तो अकस्टम्ड टू किसी भी चीज का आदी होना होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है बेसब्री से, इसका मतलब होता है बेसब्री से, बेसब्री से इंतजार करना, बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है, बेसब्री से इंतजार करना। ये लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है। और लुकिंग फॉरवर्ड टू भी इसी का एक सेम फॉर्म है, मतलब आप आईएनजी लगा सकते हैं कहीं पे या कहीं पे नॉर्मली आप लुक फॉरवर्ड टू लगा सकते हैं, सेम चीज होता है। जैसे मैंने बोला, आपने मुझसे कहा कि सर मैं बहुत अच्छा डांस करता हूं, सर आप मेरा डांस सीखोगे ना एकदम मजा आ जाएगी आपको। मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग योर डांस या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग यू। इसका मतलब क्या है? मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब आप डांस करोगे, कब मैं आपको देखूंगा, तो ये मतलब है इसका। फिर यहां पे टेक टू है। टेक टू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक टू का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज को, किसी चीज को, किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना, किसी चीज को प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिस में लाने का मतलब क्या है? जैसे मान लो पहले लोग मोबाइल फोन को बहुत कम यूज किया करते थे, फिर उनको पता चला इंपॉर्टेंस, अब लोगों के प्रैक्टिस में है मोबाइल, मतलब बिना मोबाइल का अब काम नहीं चल पा रहा है। तो जब भी कोई चीज को हम यूज करने लग जाएं, जब भी किसी चीज को हम अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं, उसको टेक टू बोलते हैं। जैसे पीपल इन एंशिएंट टाइम्स टुक टू फार्मिंग, तो टुक टू का मतलब क्या है? अपनी प्रैक्टिस में ले आए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए, इसको बेटा टेक टू बोलते हैं। अब ये टेक है तो टुक टेकन भी इसकी फॉर्म्स रहेंगी, तो इस हिसाब से ये अंतर लेता रहेगा। हैबिचुएटेड टू का मतलब क्या होता है? आदत पड़ना, किसी भी चीज की आदत पड़ना, ठीक है बेटा, आदत लगना। हैबिचुएटेड का मतलब होता है आदत लगना। अब ये चीज पॉजिटिव होती है, ये चीज क्या होती है? पॉजिटिव। तो देखो एडिक्टेड टू का मतलब होता है लत लगना, ये नेगेटिव है। अकस्टम टू का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक। हैबिचुएटेड का मतलब होता है आदत लगना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे कहते हैं ना आई एम हैबिचुएटेड टू डूइंग दिस, मतलब हैबिचुअल हो चुका हूं, रोज ये काम करता हूं, ये हमेशा पॉजिटिविटी में लिया जाता है। हो नेगेटिव भी सकता है लेकिन जो कर रहा है उसके लिए तो पॉजिटिव ही है, तो हम हैबिचुएटेड टू यूज करते हैं। बी यूज टू क्या है बेटा? इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बी यूज टू क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। बी यूज टू बेटा, बी का मतलब यहां पे है, देखो बी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए जो बी है ना यहां पे, इस बी का मतलब बेटा सिर्फ बी नहीं है। हमने सीखा था यहां पे जब हम वर्ब्स पढ़ रहे थे, तो हमने सीखा था जो बी होता है ये क्या क्या हो सकता है? इज हो सकता है, ये क्या हो सकता है? इज हो सकता है, एम हो सकता है, ये आर हो सकता है, ये क्या हो सकता है? वॉज हो सकता है, ये वर हो सकता है, ये वर हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे बी का मतलब ये है, तो इसके बाद में जब यूज टू आता है, इसका मतलब भी होता है आदत होना, इसका मतलब भी क्या होता है? आदत होना, ठीक है बेटा, इसका मतलब भी होता है आदत होना। तो ये सारे फ्रेजेस अगर आप नोट करो बेटा, तो ये किससे खत्म हो रहे हैं? ये सारे फ्रेजेस किससे खत्म हो रहे हैं? टू से खत्म हो रहे हैं। किससे खत्म हो रहे हैं?
टू से खत्म हो रहे हैं। अब ये टू से खत्म तो हो रहे हैं, लेकिन एक बवाल जो इनके साथ है वो क्या है, ये सारे टू से खत्म होने के बाद भी इनके साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए ही होता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इनके बाद में हमेशा चाहिए होता है। मतलब जो अभी हमने रूल पढ़ा उसका ये उल्टा कर देते हैं बिल्कुल। देखो अभी हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर मुझे किसी ने बोला आई लाइक टू होम, तो मैं टू के बाद होम काट दूंगा क्योंकि मुझे वर्ब चाहिए, तो टू के बाद वर्ब चाहिए होती है। इसने बोला अच्छा आई लाइक टू गो होम, आपने बोला हाँ। फिर उसने बोला अच्छा आई लाइक टू गो होम या आई लाइक टू गोइंग होम, आपने कहा नहीं भैया आई लाइक टू गो होम चाहिए। क्यों ऐसा चाहिए, क्योंकि अबे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है इसलिए चाहिए। तो टू के बाद में गोइंग यानी आईएनजी नहीं लग सकता, और जब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसको हम इन्फिनिटिव कह के बुलाते हैं। ये बात आपने फटाफट एक्सप्लेन कर दी। उसने कहा अच्छा अब लो तुम एक बम। उसने कहा कौन सा बम है, देखो ये वाला बम नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वाला बम है। देखो विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, टेक टू, हैबिचुएटेड टू और बी यूज्ड टू। अगर अखबार पढ़ोगे तो इसमें से मोस्टली वर्ड्स आपको द हिंदू में लगभग रोज देखने को मिलेंगे, तब भी आपको इन पे ध्यान नहीं गया होगा, कोई बात नहीं। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे टू के साथ में खत्म हो रहे हैं, लेकिन भैया जो चीज आपको याद रखनी है वो ये कि ये सारे वर्ड्स टू से खत्म होने के बाद भी इनके बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। इनके बाद में आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। चलो एग्जांपल से इसको देखते हैं। तो भैया एग्जाम्पल यहां पे जो है वो ये कह रहा है, देखो जरा एग्जाम्पल को लिखते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ कह नहीं रहा है, यहां पे लिखा जाए एग्जाम्पल एक। तो अगर हम एग्जाम्पल यहां पे एक लिखें, एग्जाम्पल क्या कह रहा है चलो देखा जाए। एग्जाम्पल कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। यह दिख रहा है यार आपको, ज्यादा छोटा तो नहीं है, चलो ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो यहां पे एग्जाम्पल कह रहा है आई एम looking forward, I am looking forward to host this show. I'm looking forward to host this show. अब ये बढ़िया लग रहा है एकदम। हमने यहां पे ध्यान नहीं दिया, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा है, कोई ध्यान नहीं दिया। हमने क्या देखा भैया, हमने यहाँ पे टू देखा और इसके बाद में पट्ट से ये देखा कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं, और हमने लगाया कि भैया ये क्वेश्चन एकदम सही है, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। कसम खा के बता दिया ना, यहाँ पे कोई गलती नहीं है क्योंकि टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब जैसे ही आपने वो रूल पढ़ा आपको लगा भैया यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू, और लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में जो भी वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे होस्ट है वर्ब, तो होस्ट को काट के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, होस्टिंग लिखेंगे बेटा, तब ये सही आएगा। इसलिए होस्ट गलत है, होस्टिंग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग दिस शो करके ये सही बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो बेटा जितने भी वहां पे वर्ड्स हैं उन सब में आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं वो सारे टू से खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनके बाद में आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना पड़ेगा। तो ये जो टू है ना, यही गेम चेंजर है। अब यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आके यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, अब टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये चीज गेम चेंजर है जिसको आपको समझना है। अगर ये चीज समझ गए तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। बस क्वेश्चन में आपको देखना है कि अगर कहीं पे भी इनमें से कोई फ्रेज लगा हुआ है, उम्मीद करता हूं आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर इसमें से कोई भी फ्रेज लगा हुआ है तो आप उसके साथ में क्या लगा दोगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे। ये थी पहली बात जो आज हमें सीखनी थी। अब बात करते हैं दूसरी बात जो आज हमें सीखनी है। देखो बेटा दूसरी बात कौन सी सीखनी है, कुछ और फ्रेजेस हैं जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा बवाल मचाए हुए हैं, एकदम मतलब बार बार आके आपको परेशान करने की पूरी कोशिश इन्होंने करी हुई है। वो कौन से फ्रेजेस हैं, वो कौन सी चीजें हैं, देखिए ध्यान से समझिए। जब भी हम कभी ये चीजें लगाते हैं, कौन सी चीजें, वुड रैदर, WOU, थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूं। देखो जब भी कभी ये वाले फ्रेजेस लगेंगे, कौन से, देखिए ध्यान से, जब भी कभी ये वाले फ्रेजेस लगेंगे बेटा आपको हमेशा क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से फ्रेजेस हैं। पहला है वुड रैदर, पहला है वुड रैदर, फिर क्या है, वुड रैदर है, फिर क्या है, रैदर दैन, फिर क्या है, रैदर दैन, वुड रैदर, रैदर दैन, फिर कौन सा है, डेयर नॉट, फिर कौन सा है, डेयर नॉट,
फिर कौन सा है नीड नॉट, फिर कौन सा है नीड नॉट। ये चार फ्रेजेस जब भी लगेंगे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, आप कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वुड रैदर, रैदर दैन, डेयर नॉट एंड नीड नॉट, इनके बाद में कौन सी वर्ब फॉर्म भैया, पहली वर्ब फॉर्म। एग्जाम्पल करके देखते हैं, तब थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल बेटा मैंने लिखा, अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, क्या एग्जाम्पल है ध्यान से देखोगे तो फिर समझ में भी आ जाएगा। अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि भैया आई वुड रैदर, आई वुड रैदर, I would rather have gone home without car, without hitchhiking, hitchhiking क्या होता है बेटा, hitchhiking का मतलब होता है लिफ्ट लेना। किसी से जब आप लिफ्ट लेते हुए कहीं पे जाते हैं तो उसको hitchhiking बोला जाता है। सो कह रहा है आई वुड रैदर हैव गॉन होम विदाउट hitchhiking, है ना। कह रहा है कि मैं घर चला गया होता बिना hitchhiking के, मतलब शायद पैसा रहा होगा तो ट्रेन वेन का टिकट लेके चला गया होगा। सो आई वुड रैदर हैव गॉन होम विदाउट hitchhiking लिखा है। अब हमने देखा कि वुड रैदर यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन हमने वुड रैदर के तो एक रूल पढ़ा था। क्या रूल था वो, क्या कह रहा था वो रूल, तो वो रूल कह रहा था भैया कि जैसे ही वुड रैदर आएगा आप उसके बाद में कौन सी फॉर्म यूज करोगे, आप उसके बाद में यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई वुड रैदर हैव गॉन यहाँ पे गलत हो जाएगा, आई वुड रैदर गो होम लिख के आप इसको ठीक कर दोगे। सो आई वुड रैदर हैव गॉन यहाँ पे गलत है, इन दोनों को आप काटोगे बुरी तरीके से, जैसे एक पागल कुत्ता किसी को काटता है उस तरीके से ये कटे हुए दिखेंगे, ठीक है। सो आई वुड रैदर हैव गॉन की जगह आई वुड रैदर गो होम विदाउट हिचहाइकिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुरी तरीके से भैया कट चुके हैं, इनका कट चुका है, हैव और गॉन दोनों का साथ में कट चुका है। अब यहाँ पे हैव गॉन की जगह सिर्फ गो आके इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, वो बेटा शब्द आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं। स्क्रीन पे जो वर्ड्स हैं वो है पहला वुड रैदर, फिर है रैदर दैन, फिर है डेयर नॉट और उसके बाद में है नीड नॉट। ये सारे वर्ड्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं क्योंकि यही आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो आपको वर्ब्स की समझनी है, वर्ब्स की याद रखनी है, ताकि कोई भी चीजें आपको प्रॉब्लमैटिक तरीके से ना दिखें और एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आए तो आप इनको आसानी से कर लें, ठीक। चलिए दो क्वेश्चंस करके देखते हैं कि आपको ये आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा इसमें कहां पे आपको लगता है कि गलती भैया दिख रही है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, देखिए ध्यान से समझिए। वी स्टूडेंट्स आर जनरली ऑप्शन ए, वी स्टूडेंट्स आर जनरली accustomed to accustomed to study late at night। फिर ये आ जाएगा पार्ट नंबर सी एंड देन लास्ट है नो एरर, दिस इज पार्ट डी, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करिए तब तक कि इसका उत्तर भैया क्या हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही वुड डेयर नॉट, पार्ट ए, he would dare not to call me this time, this के बाद में this is part B,
he would dare not to call me this time and ask for money. And ask for money. ये है पार्ट सी और लास्ट में है नो एरर. ये है पार्ट सी और लास्ट में है नो एरर. सो कह रहा है ही वुड डेयर नॉट टू कॉल मी दिस टाइम एंड आस्क फॉर मनी. दो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं. थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं मैं. 1 मिनट का टाइम है आपके पास में. चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम है क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले के लिए कुछ टाइम दे दिया था मैंने. 30 सेकेंड्स का टाइम है. पढ़ के बताइए फटाफट इसमें कहां पे गलती आपको दिख रही है. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. होपफुली आपने अभी तक करा होगा ट्राई. पहला वाला तो कर ही लिया होगा. चलिए करते हैं. तब तक आप दूसरे वाले को भी ट्राई करिए और फिर एक साथ में आंसर्स इसके देख लिए जाएंगे. ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन की बात करी जाए बेटा. देखिए ध्यान से समझिए. पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि भैया, एक सेकेंड जरा सा मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं. राइट. सो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था वी स्टूडेंट्स आर जनरली अकस्टम्ड टू. अब अकस्टम्ड टू जैसे ही आया हमने क्या देखा कि अकस्टम्ड टू उन वर्ड्स की लिस्ट में था जिनके बाद में लास्ट में टू आता है और टू के बाद में एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है. सो वी स्टूडेंट्स आर जनरली अकस्टम्ड टू स्टडी लिखा हुआ है. यहाँ पे स्टडी ने सारा भंटाधार कर दिया. स्टडी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, स्टडीइंग लिखेंगे. STUDYING लिखेंगे तब ये सही होगा. यानी कि गलती यहाँ पे स्टडी को काटने से होगी. मतलब पार्ट नंबर बी में एरर स्पॉटेड है. ठीक है. चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो. ही वुड डेयर नॉट टू कॉल मी दिस टाइम एंड आस्क फॉर मनी. हमने सीखा था भैया रैदर दैन डेयर नॉट, नीड नॉट और वुड रैदर जब होगा मतलब डेयर नॉट उस लिस्ट में था. जब भी कभी ये वाले वर्ड्स होंगे इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना पड़ेगा. यहां क्या कह रहा है, ही वुड डेयर नॉट टू कॉल मी. यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया. क्या लगा दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यही गलती हो गई. टू को यहां से हटा देंगे तब ये क्वेश्चन सही होगा क्योंकि हमको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है भैया. तो टू का यहां से पर्दा, यहां से टू का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से टू का भैया हिसाब किताब खत्म करना पड़ेगा. सिर्फ यहां पे कॉल रहेगा और यानी कि एरर आ रही है पार्ट नंबर बी में. तो टू कॉल की जगह सिर्फ कॉल लिख के सेंटेंस हो जाएगा ही वुड डेयर नॉट कॉल मी दिस टाइम एंड आस्क फॉर मनी. अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से ठीक हो गया है. क्लियर है बात. तो ये भैया दोनों क्वेश्चन के आंसर्स थे. उम्मीद करता हूं आपके भी दोनों क्वेश्चन के आंसर्स ठीक आए होंगे. अगर ये चीज़ें बढ़िया समझ में आ गई हैं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो. और साथ ही साथ मुझे वो वाले वर्ड्स लिख के दिखाइएगा जिनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम और ज़्यादा एडिशन कर सकते हैं. मिलते हैं कल की क्लास में. तब तक के लिए जय हिंद. टेक केयर. अपना